गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा ओपन योर साइंस बुक पेज नंबर 100। देखिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, मेजरिंग लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कोई कर्व्ड लाइन रहेगी, मुड़ी हुई लाइन रहेगी, तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे। दो मेथड दिए हैं आपकी बुक में, यूजिंग अ थ्रेड और यूजिंग अ डिवाइडर। दोनों ठीक है, बताती हूं क्या है। देखिए यूजिंग अ थ्रेड में ये होता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इस लाइन को आपको मेजर करना है। ओके, इस लाइन को मेजर करना है तो आप एक रस्सी ले लीजिए। ठीक है, रस्सी में एक तरफ ये नॉट लगा दीजिए, गांठ देख रहे हैं ना, ये नॉट लगा दिया आपने। इस नॉट को आप इस लाइन के, देखिए बता रहे हैं, एक मिनट, इस नॉट को इस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर से दबा दीजिए। ठीक, प्रेस कर दीजिए। अब इसी के शेप में आप थ्रेड को लेके आइए, बिल्कुल उस नीचे की लाइन को छुपाते हुए। ठीक, देखिए बिल्कुल इस रस्सी के नीचे लाइन है, ये ठीक है, यहां तक देखिए मैंने पकड़ा हुआ है इसको। ठीक है, अब ये नॉट से लेकर के, अब बाकी रस्सी बेकार है आपके लिए फिलहाल, ये नॉट से लेकर और यहां तक की लंबाई। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, ये कर्व लाइन है, इसको मेजर करना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर या कितने इंच, चलिए सेंटीमीटर ही रखते हैं, सुविधा होगी, क्योंकि वैसे भी एसआई में सेंटीमीटर ही चलता है, एसआई यूनिट में इंच नहीं चलता है। तो आप ऐसा करिए, मैंने एक रस्सी ली है, रस्सी में एक नॉट लगा दिया यहाँ पे, इस नॉट को इस स्टार्टिंग पॉइंट पे रख दीजिए। ठीक है, अब इस तरह से करिए कि ये रस्सी बिल्कुल इस लाइन को छुपाती हुई आवे, प्रेस करते हुए आइए, कहीं रस्सी उठी ना रहे। इसको छोड़ भी सकते हैं आप, नॉट लगा हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं। देखिए रस्सी को ये लाइन को छुपाते हुए ये रस्सी आगे बढ़ रही है, बहुत ध्यान से थोड़ा थोड़ा पकड़िए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। यहां तक देखिए आया, ठीक, यहां तक आया। अब नॉट से लेकर के और यहां तक आप क्या करेंगे, स्केल पर मेजर कर लेंगे। आपके पास स्केल रहेगी, ठीक है, स्केल को आप सही से रख लीजिए। देखिए अब इस नॉट को एकदम 0 पॉइंट पे रखिए स्केल के। ठीक है, और ऐसे करके आप नाप लीजिए, जहां तक भी आपका आएगा वो आपके कर्व्ड लाइन की लंबाई होगी। ठीक है, अब डिवाइडर का भी यूज किया है इन्होंने, वो भी ठीक है, डिवाइडर का यूज भी। जैसे डिवाइडर के दोनों आर्म्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको पहले स्केल पर मेजर कर लीजिए, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। अब बार बार डिवाइडर रख करके इसको पार्ट पार्ट में नाप लीजिए। आप कितने स्टेप में नपा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप में नपा है। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस था, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर था, तो 1 × 8 जितना स्टेप है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × 8, तो उतना सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी। और यदि कुछ बचा है, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे ऐसे स्टेप वाइज हम कर रहे हैं, कहीं पे लास्ट में ऐसी पोजीशन आई कि ये पूरा इतनी दूरी का हमको रस्सी नहीं मिला, इससे थोड़ा कम ही मिल रहा है, तो उस कम वाले को अलग से नाप लीजिए। देखिए वही कहा इन्होंने, लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स, ये स्टेप्स हो गए, इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 आर्म्स प्लस लेफ्ट ओवर सेगमेंट।
ये हो गया आपका। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अब मेजरिंग द डिस्टेंस के बारे में उन्होंने बताया है कि देखिए कहीं भी हम जाते हैं आते हैं तो एक होता है ना, जैसे हम कहें कि यहाँ से दिल्ली कितनी दूरी पर है, तो कितनी दूरी पर है कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा कि मान लीजिए बाय रोड हम जा रहे हैं तो रोड की जो लंबाई होगी, लेंथ ऑफ रोड जो होगी यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की, या जहाँ कहीं भी हमें जाना है, हमें डिस्टेंस पता करना है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि मान लीजिए यहाँ से मुझे दिल्ली जाना है, फ्रॉम वाराणसी टू दिल्ली, तो वाराणसी टू दिल्ली की जो रोड है उस रोड की जो लेंथ होगी वही वाराणसी और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो किलोमीटर में हम मेजर कर सकते हैं उसको। कार में ओडोमीटर लगा होता है, वो डिस्टेंस बताता है कि यात्रा के दौरान कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है। तो जब भी बहुत दूर, यानी कहने का मतलब बहुत ज्यादा लंबाई नापना है तो उस स्थिति में आप मीटर नहीं बल्कि किलोमीटर का यूज करते हैं। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ एस्टिमेशन। जैसे हम लोग कहते हैं ना, अपने से हम लोग आकलन कर लेते हैं या एक अनुमान लगा लेते हैं कि ये चीज इतनी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा घर स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर होगा, ऐसे अंदाजा मतलब कुछ लगाया जाता है। तो ये एस्टिमेशन है, ये भी बहुत जरूरी है। एस्टिमेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों जरूरी है? आप मान लीजिए खाना बना रहे हो, आपने सब्जी काटी, सब किया, अब उसमें आपको हल्दी डालना है, नमक डालना है, मसाला डालना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 4 लोग की सब्जी बना रहे हो तो उसमें आप 1 कटोरी नमक तो डाल नहीं दोगे बड़ी कटोरी से। कोई तो एस्टिमेशन होगा कि नहीं, इतनी सब्जी में 1 चम्मच नमक पड़ना चाहिए, 2 चम्मच नमक पड़ना चाहिए। ठीक है ना, कोई भी चीज है, मसाला है, हल्दी है, कुछ भी है, चाय में चीनी डालते हो बेटा तो एक अंदाज से डालते हो ना कि 4 कप चाय है तो इतनी चीनी इसमें पड़ेगी, या अपने अंदाज से कोई मेजरमेंट चम्मच वगैरह का बना लेते हो कि चलो इतने चम्मच डाल देंगे हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एस्टिमेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में घड़ी घड़ी कोई चीज आप तराजू पे तौल के नहीं तुम कुछ कर सकते। एक अंदाजा होता है कि हाँ अच्छा इसमें ये चीज डालनी है तो इतनी पड़ जाएगी। और यही होता है, आप देखते हो घर में मम्मी खाना बनाती है तो क्या रोज नमक हल्दी मसाला तौल के डालती हैं, प्याज लहसुन तौल के डालती हैं, मिर्चा तौल के डालती हैं? नहीं ना, अंदाज से डालती हैं। एक एस्टिमेशन होता है, एक आकलन होता है कि हाँ इतनी सब्जी में इतनी चीज पड़ जाएगी, इतने दाल में इतना पानी पड़ेगा, इतना चावल पकाना है तो इतना पानी पड़ेगा, एक अंदाज होता है। इसी तरह से किसी भी चीज का, जैसे कि रफली हमको एरिया बताना है, किसी चीज का वॉल्यूम बताना है तो हम लोग रफली एस्टिमेशन कर लेते हैं, यदि एक्यूरेट नहीं चाहिए तो। और भाई एक्यूरेट यदि आपको मेजरमेंट चाहिए तब तो आप इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करिए, तभी एक्यूरेट आपको मिलेगा। अब मोशन की बात हो रही है। मोशन क्या? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एक स्थान छोड़ के, मतलब पोजीशन को चेंज करना कहना चाहिए। यदि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है फ्रॉम टाइम टू टाइम तो दैट मीन्स कि आप मोशन कर रहे हैं। अब मोशन में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। मान लीजिए आप बस में यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ट्रेवलिंग बाय बस। तो आप बस में अकेले नहीं हैं, आपके बगल में सामने आमने और भी कई लोग बैठे हुए हैं। तो जो दूसरा आदमी आपको देखेगा या आप दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को देखेंगे तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो मूवमेंट कर रहा है, आप कहेंगे वो तो बैठा है। क्यों? क्योंकि आपसे और उसका डिस्टेंस, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको लगेगा कि ये तो रेस्टिंग स्टेज में है, ये तो चल नहीं रहा है, मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन बस के बाहर जो लोग रोड पर खड़े हैं
और आपकी बस चल रही है तो वो रोड पे खड़ा व्यक्ति कहेगा कि आप मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पोजीशन चेंज हो रही है। बस अभी रोड पे यहाँ है, अभी थोड़ी देर के बाद दूसरी जगह चली गई, तो वो तो ये कहेगा कि आप मोशन कर रहे हो। समझ रहे हो बात को? बस में बैठे लोग आपस में एक दूसरे को कहेंगे कि हम लोग मोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बस के बाहर है और बस को देख रहा है वो कहेगा कि मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि बस की पोजीशन चेंज हो रही है और उसके साथ आपकी भी पोजीशन चेंज हो रही है, क्योंकि आप बस में ही बैठे हो। ठीक है। इसके अलावा देखो, जब तुम बस में या ट्रेन में ज्यादा बच्चे इस चीज का आनंद उठाते हैं कि जब आप यात्रा कर रहे हो तो आप बस के अंदर बैठे हो, लेकिन आपको लगता है कि वो जो बाहर पेड़ हैं, मकान हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं, वो सब मूव कर रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। ठीक है। लेकिन बाहर जो है बस के, जो व्यक्ति बस के बाहर खड़ा है उसके लिए वो चीजें मूव नहीं कर रही हैं, वो चीजें स्थिर है। ठीक है। आपको लग रहा है कि वो चीजें मूव कर रही हैं, एक्चुअली आपकी पोजीशन चेंज हो रही है बस के कारण, ट्रेन के कारण, इसलिए आपको लग रहा है कि वो चीजें मूव कर रही है, लेकिन वो चीजें स्थिर होती हैं, और जो बाहर बस के है उसको वो चीज स्थिर ही नजर आएगी। ठीक है। तो फिर हम मोशन किसको कहें? तो मोशन कहा जाएगा, देखिए ये एक रिलेटिव टर्म है। फॉर एग्जाम्पल, बस में बैठे दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे के लिए कहेंगे कि उनके में मोशन नहीं हो रहा है, क्योंकि उन दोनों व्यक्तियों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। बट जब वो कंपैरिजन करेंगे बाहर से, तब उनको लगेगा कि वो मोशन कर रहे हैं, इसलिए रिलेटिव टर्म है ये मोशन और रेस्ट। तो कंक्लूजन बेटा ये निकलता है कि जब भी कोई चीज समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज करेगी या कर रही है, तो हम कहते हैं कि वो चीज मोशन में है। और यदि समय के साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो चीज मोशन नहीं कर रही है, वो रेस्टिंग स्टेज में है। तो मोशन का यही कॉन्सेप्ट है कि टाइम के साथ यदि किसी चीज की पोजीशन में, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो रहा है, तब तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब टाइप्स ऑफ मोशन, कई तरह का मोशन है। अब पहले दिन उन्होंने ये बताया कि जब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सड़क पर जो कार चल रही है, कोई भी व्हीकल चल रहा है, चिड़िया उड़ रही है आकाश में, तो चिड़िया की पूरी बॉडी जा रही है, नहीं कि पैर यहाँ है और पंख कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्हीकल चल रहा है, व्हीकल की पूरी बॉडी मूव कर रही है, तो ऐसा मोशन ट्रांसलेशनल मोशन है। ये भी दो टाइप का है, लीनियर और कर्वी लीनियर। जो लीनियर, जिसको रेक्टिलिनियर भी कहते हैं, जब स्ट्रेट पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल कार है, स्ट्रेट रोड पे चल रही है, तो ऐसा मोशन रेक्टिलिनियर मोशन है। कर्वी लीनियर मोशन क्या है मैं बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप देखते हैं क्रिकेट, आप बहुत देखते हो, बॉलर बॉल फेंकता है, देखते हो, ऐसे भी आप बॉल फेंकोगे तो कभी सीधी लाइन में बॉल नहीं चलेगी। देखिए इस शेप में बॉल चलती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कर्वी लीनियर, एक कर्व बनाते हुए बॉल आगे बढ़ी है, जमीन तक आई है, तो ये कर्वी लीनियर मोशन है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी पत्थर आप फेंकेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो पत्थर जो है वो आपने जिस लेवल पर फेंका उसी लेवल पर आगे बढ़ता जाएगा, नहीं,
वो इस तरह का शेप बनाता हुआ ग्राउंड पर आ जाएगा। तो ये कर्वीलीनियर मोशन है। अब रोटेशनल मोशन क्या है? देखिए, रोटेशनल मोशन में ये होता है कि बॉडी जो एक सर्कुलर पाथ पे चलती है, ठीक है ना। सर्कुलर मतलब समझ रहे हैं ना, ये सर्कल है तो सर्कुलर पाथ पे, इस तरह के पाथ पे चलती है। और इसमें ये है कि जो इसका सेंट्रल पॉइंट है उससे ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा सेम बनी रहती है, ठीक है। इस पाथ पर ये चलेगा, सेंट्रल पॉइंट से ऑब्जेक्ट की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये रोटेशनल मोशन है। जैसे फैन का मोशन हुआ, ठीक है। फैन का जो ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके चारों ओर ये ब्लेड जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है। ऐसे ही देखिए जैसे प्लैनेट्स हैं, वो भी सन के चारों तरफ मूव करते हैं एक निश्चित रास्ते पर, निश्चित पाथ पर, जिसको ऑर्बिट नाम देते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में जो मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अब पीरियोडिक मोशन है। देखिए, पीरियोडिक मोशन इसलिए कहा गया कि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय के बाद बार बार वो मोशन रिपीट होगा, ठीक है। ये पीरियोडिक मोशन है। फॉर एग्जाम्पल, अब तो कम पाया जाता है ये पेंडुलम वाली घड़ी जो होती है, या छोड़िए, आपका हार्ट बीट है, आपके दिल की धड़कन है, ठीक है, ये भी निश्चित टाइम के बाद रिपीट होती रहती है। ये सी सॉ है बच्चों का, एक बार इधर डाउन होगा, फिर एक बार इधर डाउन होगा ना। तो ये भी क्या है, ये भी इस तरह का मोशन है। निश्चित समय के बाद, डेफिनिट टाइम इंटरवल के बाद जो मोशन बार बार रिपीट होता रहता है, उसी मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। पीरियोडिक मोशन वो भी है जो अभी हमने कहा कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स का घूमना, वो भी पीरियोडिक मोशन है। क्यों? क्योंकि एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद वो भी रिपीट होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिए। और ऊपर वाले में भी हमने एग्जाम्पल इसलिए उसको बता दिया था क्योंकि सेंट्रल पॉइंट क्या है उनका, सन है, और सेंट्रल पॉइंट के चारों तरफ ये लोग मूव करते हैं, ठीक है। तो उनमें वो सर्कुलर मोशन भी एक तरह से हो गया, पीरियोडिक मोशन भी हो गया। अब ये अलग चीज है, एक पॉइंट जरूर है डिफ्रेंशिएट करने का कि वो पाथ ऑर्बिट्स जो होते हैं वो एलिप्टिकल होता है, 100% सर्कुलर नहीं होता है। लेकिन ये शर्त तो उसमें भी पूरी होती है कि जो सेंट्रल पॉइंट है उससे और जो पाथ है, यानी किसी भी टाइम में सेंट्रल पॉइंट से ऑब्जेक्ट का यदि हम डिस्टेंस लें तो वो सेम आएगा, लेकिन एलिप्टिकल होने के कारण, देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए एलिप्टिकल है, ये सेंट्रल पॉइंट है, जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तो सेम डिस्टेंस देगा, लेकिन एलिप्टिकल में ये होगा कि जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट पहुंचा तो ये इस डिस्टेंस में फर्क आ जाएगा। तो ठीक है, दोनों शर्तें यदि पूरी करनी है तो उस एग्जाम्पल को ना लेकर के, उस एग्जाम्पल को हम लोग सर्कुलेटरी में ना लें, क्योंकि दोनों शर्त नहीं पूरी हो रही है, एक शर्त पूरी हो रही है, तो उस एग्जाम्पल को आप पीरियोडिक में ही रहने दें, क्योंकि पीरियोडिक में यही फायदा, मतलब यही शर्त पूरी तरह से यही है पीरियोडिक में कि निश्चित टाइम इंटरवल के बाद मोशन का रिपीट होना, यही पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। और सर्कुलर में इनका था कि एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ,
ये सर्कुलर या रोटेशनल मोशन जो है इसमें एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ ये ले रहे थे। हालांकि इसमें यह है कि फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ इसमें भी मूवमेंट होता है। ठीक है बेटा। अब आइए आप रैंडम मोशन पे। रैंडम मोशन में ऐसा कुछ नहीं होता। रैंडम मोशन में ये कि किसी भी डायरेक्शन में, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। अब जैसे मक्खी उड़ रही है हवा में, तो ऐसा थोड़ी है कि वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में उड़ेगी। तो इनडेफिनेट डायरेक्शन में जो मोशन होते रहते हैं, इस तरह के गैसेस के मॉलिक्यूल्स का मोशन है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मोशन है, इस तरह से जो फिक्स्ड पाथ नहीं है, ठीक है ना, फिक्स्ड पाथ या फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, किसी भी तरह के किसी भी डायरेक्शन में किसी भी पाथ की तरफ चल पड़ी है चीज, तो इस तरह का मोशन रैंडम मोशन है। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या है? तो देखिए, कोई भी एक सेंट्रल पॉइंट है और उसके आगे पीछे, ठीक है, कोई चीज मूव कर रही है, या फिर इसको ऐसे समझिए, कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच आगे पीछे बार बार टू एंड फ्रो मूवमेंट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पे मैं बता दी, घंटा है, इसका जो ये मूव करने वाला पोर्शन है वो एक बार इसको टच करेगा, एक बार इसको टच करेगा, ठीक है। तो ये दोनों डेफिनेट पॉइंट्स हो गए। इन 2 पॉइंट्स के बीच में ये जो है वो मूवमेंट अपना करेगा, एक बार इधर एक बार इधर। ऐसे ही झूला है, ठीक है, झूला है मान लो, तो झूले पे क्या होता है, किसी दो, वो बात अलग है कि झूला कभी ज्यादा दूरी, मतलब उसका वो बदल सकता है कि वो कभी सेंट्रल पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस तय करे, कभी कम तय करे, लेकिन पोजीशन यही होती है कि सेंट्रल पॉइंट के एक बार इधर और एक बार उधर। इस तरह का जो मोशन है कि सेंट्रल पॉइंट कोई है और सेंट्रल पॉइंट, जैसे मान लो ये हमने एक बॉब लटका दिया है, ये सेंट्रल पॉइंट है, बॉब को हमने एक बार हिला के दी, छोड़ दिया, तो बॉब एक बार इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, इधर जाएगा, ये बॉब है, ठीक है, फिर लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर लौट के आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इस तरह का मोशन, यानी ये मीडियम पोजीशन है, इसके टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, तो इस तरह का मोशन जो है वो ऑसिलेटरी मोशन होता है, ठीक है। वो जो घड़ी का आप पेंडुलम